क्या जियोलॉजी ऑप्शनल 45 डेज में कंप्लीट करना पॉसिबल है यूपीएससी, आईएएस एंड स्पेशली आईएफओएस फॉरेस्ट सर्विसेज के लिए? मेरा काउंटर क्वेश्चन ये है, आपके पास चॉइस भी क्या है? आप कहोगे कि बाकी ऑप्शंस के लिए 75 डेज में टाइमलाइन दी गई है, वाई जियोलॉजी 45 डेज? रीज़न ये है, अगर फॉरेस्ट सर्विसेज की तैयारी करने वाले एस्पिरेंट्स को आप देखोगे तो मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जिन्होंने किसी तरह प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लिया फॉरेस्ट का एंड आईएएस मेंस तक उन्होंने जियोलॉजी या फिर दूसरा ऑप्शनल है फॉरेस्ट्री उसे टच भी नहीं किया। ये दोनों ऑप्शनल कंप्लीट करने के लिए लोगों के पास लगभग 2 महीने का टाइम है, इंक्लूडिंग जीके एंड इंग्लिश भी कंप्लीट करनी है। तो 45 डेज से ज़्यादा टाइम तो आप ले ही नहीं सकते अगर एक ही अटेम्प्ट में फॉरेस्ट सर्विसेज क्वालिफाई करना है एंड स्पेशली मेंस लिखने का मौका मिल रहा है फॉरेस्ट में, इट मीन्स प्रीलिम्स ही बड़ी मुश्किल से निकला होगा। तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जिसको आप सही स्ट्रेटजी से कनकर कर सकते हो। अब जब हम 45 डेज में किसी सब्जेक्ट को कंप्लीट करने की बात करते हैं तो वहाँ मैं क्या कहूँगा, जो भी फालतू चीज़ें हैं, कट द क्रैप, राइट, उनको आप कट करोगे तभी काम बनेगा। सिर्फ टू द पॉइंट बुल्स आई हिट करने से ही काम चलेगा। अगर आप के एम मांगर या जीबी महापात्रा या फिर जो ये बहुत सारी कोचिंग्स हैं जो लाइव क्लासेस पढ़ा रही हैं उनमें चले जाओगे, जियोलॉजी कंप्लीट नहीं होगा। इस वीडियो में मैं बात करूँगा सिलेबस को कैसे मास्टर करना है। ये स्टार्ट होता है सिलेबस रीअरेंज करने से। तो स्वागत है सिनोप्सिस आईएएस में, मेरा नाम है कृष्णा एंड ये जो भी रिसर्च है दिस इज़ ओरिजिनल एंड यहाँ पे एक्सेसिव टाइम लगा है। दो चीज़ों के लिए, सिलेबस रीअरेंज करने के लिए एंड टॉपिक वाइज अनसॉल्व पीवाईक्यू करने के लिए, इस पे आप मेरी मेहनत पे जा सकते हो। सबसे पहले बात करते हैं सिलेबस रीअरेंज करने का क्या मतलब है। देखो, जियोलॉजी में एक तो दो तरह के सब्जेक्ट्स हैं जो स्टैटिक हैं और दूसरे वो जो थोड़े से करंट अफेयर्स ओरिएंटेड हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक टॉपिक दिखाता हूँ। जैसे अर्थक्वेक की बात करें तो ये पेपर 1 में जनरल जियोलॉजी में अर्थक्वेक कॉज एंड इफेक्ट लिखा हुआ है, अर्थक्वेक बेल्ट लिखा हुआ है, सिस्मिक जोन्स वगैरह ये सब लिखे हुए हैं, राइट। तो जब भी हम ये सब टॉपिक्स पढ़ रहे हैं देन व्हाई नॉट नेचुरल हैजार्ड्स जो कि पेपर 2 की यूनिट 6 में लिखा हुआ है, वहाँ अर्थक्वेक एंड मिटिगेशन, इसके लिए आप पेपर 2 का वेट क्यों करोगे? अगर हम पेपर 1 में अर्थक्वेक पढ़ते हुए ये टॉपिक साथ में पढ़ लें तो पेपर 1 के लिए हमारे पास करंट अफेयर्स का कोई ना कोई एग्जाम्पल ही हो जाएगा। दूसरा, जैसे मैं आपको एक और सिमिलर टॉपिक बताऊं, लैंडस्लाइड्स है। तो लैंडस्लाइड्स क्या है, पेपर 1 यूनिट 6 में इंजीनियरिंग जियोलॉजी में भी लिखा हुआ है, राइट। लैंडस्लाइड कॉजेज प्रिवेंशन रिहेबिलिटेशन पेपर 2 में एनवायरमेंटल जियोलॉजी में भी है और यहाँ पर आपको जियोमॉर्फोलॉजी में ही पढ़ना है, तो ये साथ में पढ़ लो। एक तो ये तरीका है। दूसरा, जब आप सिलेबस के टॉपिक्स को देखोगे, टोटल 12 यूनिट्स हैं, उसमें कुछ बिल्कुल क्लियरली सेग्रीगेट कर सकते हैं, ऐसे जियोमॉर्फोलॉजी एंड रिमोट सेंसिंग। सिमिलरली पेपर 2 में इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक है। बट कुछ जो रिलेटेड टॉपिक्स हैं उनको अगर हम ग्रुप कर दें देन व्हाट, जैसे आपको एक्सप्लेन करता हूँ। पैलेंटोलॉजी में ले चलते हैं, यहाँ थोड़ा क्लियरली समझ में आएगा। यहाँ सिलेबस में ऐसे लिखा हुआ, ये टर्म मेंशन नहीं है एंड ये टर्म मेंशन नहीं है, इस तरह से लिखा हुआ है। अगर इन टॉपिक्स की ग्रुपिंग देखें तो ये ब्रॉडली फॉसिल्स एंड जो पैलेंटोलॉजिकल स्पीसीज है उनकी बात कर रहा है। ये आज की डेट की स्पीसीज नहीं है, पैलेंटोलॉजिकल फॉसिल वाली स्पीसीज हैं। क्वेश्चन भी तभी यही पूछता है कि बायोलॉजिकल स्पीसीज पैलेंटोलॉजिकल स्पीसीज से अलग क्यों है। 2 बार लगातार सेम क्वेश्चन पूछा इन्होंने, एक बार आईएएस एक बार आईएफएस में। तो ये वाला पार्ट हम पैलेंटोलॉजी में डाल देते हैं, बेसिकली फॉसिल साइंस। बट जो यहाँ से शुरू हो रहा है, होमिनिडे, इक्विडे एंड प्रोबिसिडे, यहाँ से लेके जो ये सारी स्पीसीज हैं ये सब इवोल्यूशन से रिलेटेड है, राइट। तो जब भी हम पैलेंटोलॉजी पढ़ेंगे तो एक पार्ट स्पीसीज जो कि रिलेटिवली इजी है, दूसरा पार्ट इवोल्यूशन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको क्लियरली चीज़ों को पढ़ने में इजी होगा। सिमिलरली अगर मैं आपको कहूँ कि पेपर 1 का जो इंडियन स्ट्रेटिग्राफी है, इसको क्या हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। एक तो स्ट्रेटिग्राफी में जो स्ट्रेटिग्राफिक प्रिंसिपल्स हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ सीक्वेंस है। तो ये स्ट्रेटिग्राफिक प्रिंसिपल एंड क्लासिफिकेशन एक बुक मैंने देखी थी, उसमें बस ये चीज़ पे बात की हुई है, ठीक है। फिर दूसरा पार्ट अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये कहीं ना कहीं इंडियन स्ट्रेटिग्राफी की बात करता है एंड तीसरा पार्ट जो है ये आपको टेक्टोनिक से रिलेटेड बात करता है, राइट। तो जो इंडियन स्ट्रेटिग्राफी एंड जियोलॉजिकल हिस्ट्री है जो इंडिया की, उसमें क्या है, प्री कैम्ब्रियन रॉक्स हैं, राइट, फेनेरोजोइक रॉक्स हैं और इंडिया से रिलेटेड बाउंड्री प्रॉब्लम्स है, जो कि हम ज्योग्राफी में, इंडियन ज्योग्राफी में हम एनसीईआरटी में जब पेपर 2 वाला पढ़ते हैं, राइट। एंड थर्ड पार्ट क्या है, टेक्टोनिक। यहाँ पे आप देखोगे पैलियो ज्योग्राफी एंड जियोलॉजिकल एवोल्यूशन, तो ये कहीं ना कहीं प्लेट टेक्टोनिक से रिलेटेड है। इनको हम पेपर 1 के जो यूनिट 1 है प्लेट टेक्टोनिक, उससे भी रिलेट करके पढ़ सकते हैं। ये जो पीडीएफ है ये फ्री अवेलेबल है, इसमें अनसॉल्व्ड पीवाईक्यूज हैं जैसे अभी हमने देखे।
ये आपको मिल सकती है। यू हैव टू डू ओनली वन थिंग, आपको गूगल पर रेट करना है। ये लिंक है एंड ये क्यूआर कोड है। आप स्क्रीनशॉट हमारे फ़ोन नंबर पर मैसेज करो, हम फ्री देंगे। ज़रूरी नहीं आपको 5 स्टार रेट करना है, जो भी आपको मन है वो रेटिंग दे सकते हो, फ्रॉम 1 स्टार टू 5 स्टार। तो इसी वे में यूनिट 1 को 3 पार्ट में डिवाइड किया, यूनिट 2 को दो पार्ट में, यूनिट 3 2 पार्ट में, पैलेंटोलॉजी 2 पार्ट, स्ट्रेटिग्राफी हमने देख लिया। देन 1.6 क्लियर है। देन मिनरलॉजी को भी 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। देन आप एक बार पॉज करके देख लो, यू विल फाइंड कि इस तरह से हमें पढ़ना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरे एस्पेक्ट की, टॉपिक वाइज अनसॉल्व्ड पीवाईक्यूज। एंड इसके साथ ही मैं ये भी बात करूंगा जब हम कंटेंट बनाएंगे तो उसे पीवाईक्यू हेडिंग में कैसे इनकॉर्पोरेट करना है। राइट, ठीक है। टॉपिक वाइज अनसॉल्व्ड पीवाईक्यूज बहुत बार हम बात करते हैं। इस वीडियो में एक्सप्लेन करने के लिए कुछ सिंपल टॉपिक्स लेते हैं। फॉर एग्जांपल एज ऑफ अर्थ एंड इंटीरियर ऑफ अर्थ। राइट, एज ऑफ अर्थ में आप देखोगे किस तरह के क्वेश्चंस पूछे हैं। इन्होंने पूछा टाइप ऑफ रेडियोमेट्रिक डेटिंग टेक्निक। राइट, टू इस्टेब्लिश एज ऑफ अर्थ आपको रेडियोमेट्रिक डेटिंग टेक्निक पढ़नी है। दूसरा एब्सोल्यूट एज ऑफ रॉक, अर्थ भी पढ़ना है, रॉक भी पढ़ना है। तीसरा रेडियो एक्टिविटी एंड एज ऑफ अर्थ, बेसिकली रेडियोमेट्रिक डेटिंग। वेरियस मेथड, काफ़ी सारे मेथड हैं और स्पेशली इन्होंने कहा रेडियो एक्टिविटी। आप एक चीज़ क्या देख रहे हो कि रेडियो एक्टिविटी लगातार आ रहा है और ये कुछ पुरानी हिस्ट्री से रिलेटेड। तो जब एज ऑफ अर्थ हम पढ़ेंगे तो चाहे हमारी बुक्स हो या नोट्स हो, वहाँ पे हमें इन सब हेडिंग्स को ध्यान देना। अब आपकी स्क्रीन पर जो ये बुक है के.एम. बांगर है, यहाँ पे देखो एज ऑफ अर्थ कैसे लिखा है। वेरियस मेथड हो जाएंगे, यहाँ लिखा है, बट इनकी हेडिंग देखो, फ्रॉम हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। ठीक है, इस तरह से इन्होंने एज ये मेथड दिए हैं, मेथड इन्होंने बताया है, ये इनका कंटेंट है। फ्रॉम सैलिनिटी ऑफ सी वाटर, फ्रॉम रेट ऑफ कूलिंग, ये सारी चीज़ें। अब रेडियोमेट्रिक डेटिंग के नाम पे अगर आप देखोगे इन्होंने क्या कचरा दिया है, पेरेंट डॉटर हाफ लाइफ, जो हम 9th क्लास में रेडियो एक्टिविटी वाला कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, इन्होंने पूरा ये वो भर दिया है। मेन जो ये 2-3 लाइन में होना पॉसिबल था उस पर इन्होंने पूरा एक पेज भर दिया। अब कॉमन रेडियोमेट्रिक डेटिंग टेक्निक्स, पोटेशियम आर्गन मेथड, ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। ठीक है, ये एक तरीका है। दूसरा, इसको बेटर वे में पढ़ने का तरीका क्या है। एज ऑफ अर्थ से रिलेटेड आप एक दो थिंकर्स देखोगे। चार्ल्स लाइल ने क्या कहा, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म। अगर ये प्रिंसिपल नहीं लगेगा तो एज ऑफ अर्थ की जो भी थ्योरी हैं वो यूजलेस हो जाएंगी। एक ये डायग्राम अगर आप बना सकते हो एग्जाम में, देन वेल एंड गुड, थोड़ा जूम कर दिया मैंने। ठीक है, अब मैकेनिज्म जो है, आप डिफरेंस समझो, के.एम. बांगर में क्या लिखा हुआ है और यहाँ हम कहते हैं वार्व क्लॉक मेथड, ये वहाँ है नहीं। सेडिमेंटेशन क्लॉक मेथड, के.एम. बांगर क्या कहती है, फ्रॉम रेट ऑफ सेडिमेंटेशन। अब आप ये लिख के आते हो एग्जाम में, फ्रॉम रेट ऑफ सेडिमेंटेशन, और दूसरा आप लिख के आते हो सेडिमेंटेशन क्लॉक मेथड। देन नेक्स्ट, इसमें आपने एक सिंपल सा डायग्राम बनाया, इतना सब नहीं बनाना है। सेडिमेंटेशन के लिए आप ये बनाते हो जो जियोसिंक्लाइन वाला फिगर है, दूसरा ये बनाते हो, यहाँ पे आप सेडिमेंटेशन बताते हो, आप क्लियरली बताते हो कि रेट ऑफ सेडिमेंटेशन से लेके चलता है। एक दो लाइन में प्रिंसिपल, लिमिटेशन एंड इससे क्या एज निकली। के.एम. बांगर में क्या लिखा है, के.एम. बांगर में ये लिखा है। अब आप देख लो कि नोट्स क्या बेटर है। सैलिनिटी ऑफ सी वाटर, सेम वे में आप इस तरह से एक एक चीज़, इसे हम सैलिनिटी क्लॉक मेथड कहते हैं। रेट ऑफ कूलिंग ऑफ अर्थ, तो एक तो ये चेंज हुआ। तो आपके नोट्स में वेरियस मेथड्स होने चाहिए विद प्रॉपर कीवर्ड्स। तो ये सब आप ब्लॉग्स में देख सकते हो, काफ़ी सारी ब्लॉगिंग जियोलॉजी के लिए की है। दूसरा रेडियो एक्टिव मेथड, जो हमने बात की थी कि जो काम भर की चीज़ है बस उतना लिखो, पूरा हाफ लाइफ का कॉन्सेप्ट क्यों समझा देना है। यूरेनियम लेड मेथड आपने बताया एंड इससे रिलेटेड एक डायग्राम दे दिया एंड लिमिटेशंस बता दी, इसके हिसाब से क्या एस्टिमेटेड एज ऑफ अर्थ है। के.एम. बांगर में ये लिखा है यूरेनियम लेड मेथड, इससे आपको कितने नंबर मिल जाएंगे एंड इससे कितने नंबर मिल जाएंगे, या लोगों के जो हैंड रिटन नोट्स हैं उनसे कितने नंबर मिल जाएंगे। एंड लास्ट में आप जब ये सारे मेथड पढ़ लेते हो तो आप एक डिफरेंस पढ़ते हो, इनडायरेक्ट एंड रेडियो एक्टिव मेथड्स में क्या डिफरेंस है। एंड दैट्स बेसिकली पीवाईक्यूज अनसॉल्व हमने जब 45 ईयर्स के देखे, ये 1986 से और पुराना क्वेश्चन है, हमें क्लियरली हेडिंग्स पता चली। एक सिंपल टॉपिक देखते हैं, इंटीरियर ऑफ अर्थ। इंटीरियर ऑफ अर्थ पे हम जो नोट्स बनाते हैं, पहले मैं वो शो करता हूँ, फिर बुक में जो है वो शो करता हूँ। ये मेरे नोट्स हैं जो मैंने बताया, आर्टिफिशियल सोर्सेस, एक फिगर बना लिया ABCD करके। देन एविडेंस फ्रॉम थ्योरीज ऑफ अर्थ, जो है प्लेनेटिज्मल हाइपोथेसिस वगैरह, टाइडल हाइपोथेसिस, नेबुलर, देन नेचुरल सोर्सेस, ये हमने बता दिया एक पेज में। इसके बाद हमने कुछ डायग्राम्स लिखे। के.ई. बुलिन, BULLEN, इन्होंने सेस्मिक एंड अर्थ इंटीरियर के ऊपर बात की थी। राइट, तो ये जो हम फिगर सिर्फ इतना पढ़ते हैं, इनर कोर आउटर कोर और ये लेमन डिसकॉन्टिन्यूटी वगैरह, इसके साथ में ये वाला फिगर जो है, ये के.ई. बुलिन, ये दोनों आप एक साथ बनाओ। ये लाइन इससे मैच करो, ये लाइन इससे मैच करो, ये लाइन इससे मैच करो। ये फिगर सविंदर सिंह में बना हुआ है, आपको बस क्या करना है,
चीज़ों को रिलेट करके शॉर्ट वे में बनाना है। ये तो एनसीईआरटी का फिगर है, ये एग्जाम में बनाया नहीं बनता है, तो ये ध्यान रखना, पहले प्रिपेयर करना है। देन हमने सेस्मिक वेव्स के बारे में लिख लिया। अब बुक में क्या लिखा है? बुक में इंटीरियर ऑफ अर्थ यहाँ से स्टार्ट होता है, एक ये फिगर यहाँ भी दिया हुआ है, इनफैक्ट यहाँ इन्होंने बेटर वे में एक्सप्लेन किया हुआ है, एंड एक ये वाला जो एनसीईआरटी का फिगर है, एंड क्रस्ट मेंटल एंड कोर के बारे में इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया, क्रस्ट मेंटल कोर, और खत्म हो गया, राइट। अब क्वेश्चंस देखते हैं। जनरल जियोलॉजी हमें लगता है बहुत सिंपल यूनिट है, ये तो हो जाएगी। इसके क्वेश्चंस देखो, इंटीरियर ऑफ अर्थ, अपर मेंटल पूछा है, डिफरेंट लेयर पूछी है, स्ट्रक्चर पूछा है, मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट पे पूछा है, अर्थ चीफली मेड ऑफ आयरन है, डिसकॉन्टिन्यूटी पे क्वेश्चन पूछा है, राइट, इंटरनल स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन। अब अगर हम इसको बेटर वे में प्रिपेयर करते तो कैसे होता? एक हमने डायग्राम बना लिया, ठीक है। अब लोग लिख के आ रहे हैं लेयरिंग ऑफ अर्थ में कुछ और, हमने उसको डिवाइड किया दो पार्ट में कि एक मैकेनिकल लेयरिंग होती है, कंपोजिशनल लेयरिंग होती है। मैकेनिकल लेयरिंग में मैं बताता हूँ लिथोस्फीयर, एस्थ्रोस्फीयर एंड मेसोस्फीयर या मेंटल, ये मैकेनिकल लेयरिंग हुई। दूसरा कंपोजिशनल लेयरिंग, क्रस्ट, मेंटल, कोर। इसके बाद हम एक कंपैरिजन दे देते हैं। तो जब भी इन्होंने ये क्वेश्चन पूछना है डिफरेंट लेयर इन अर्थ इंटीरियर, ठीक है, या फिर ये डिटरमाइन कैसे की जाती है, इसमें आपने दूसरों से बहुत ज़्यादा एडवांटेज ले लिया, बहुत ज़्यादा आगे हो आप इसमें जब आप इस वे में आंसर लिखते हो, राइट। दूसरा इनका जैसे हमारा ये कंपोजिशनली होमोजेनियस, ये बात ही कर रहा है कंपोजिशनल लेयरिंग की, राइट। ये कह रहा है ना कि कंपोजिशन ऑफ अर्थ वेरीज विद डेप्थ। तो जब हम मैकेनिकल एंड कंपोजिशनल लेयरिंग इस वे में पढ़ते हैं तो कंपोजिशन डेप्थ के साथ में वेरी करता है, इस क्वेश्चन का आंसर ऑटोमेटिक आ जाता है। अब जैसे इन्होंने ये क्वेश्चन पूछा है कि ये चीफली मेड ऑफ आयरन और डिसकॉन्टिन्यूटी, तो आयरन हम कैसे करेंगे? मान लो आयरन मैंने सर्च किया, तो आयरन के ऊपर इतने सारे टर्म्स मिल रहे हैं। इनर कोर में हमने एक हेडिंग डाली, आइडेंटिफिकेशन ऑफ आयरन इन अर्थ कोर, सेस्मिक स्टडी से मिल रहा है, डेंसिटी एस्टिमेट से मिल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड से और लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट से, ये 4-5 तरीके से मिल रहा है, राइट। अब ये हेडिंग हमारे नोट्स में क्यों होनी चाहिए? क्योंकि ये पीवाईक्यू में एक बार पूछ लिया। सिमिलरली डिसकॉन्टिन्यूटी, एक तो जब हम कोई भी लेयर पढ़ेंगे, मान लो क्रस्ट पढ़ रहे हैं, तो यहाँ डिसकॉन्टिन्यूटी की बात ज़रूर करेंगे। डिसकॉन्टिन्यूटी इतनी बार 33 टाइम्स इस आर्टिकल में अपेयर होता है। देन ये दूसरा क्या है, मेंटल में गुटेनबर्ग डिसकॉन्टिन्यूटी है। देन इसके बाद ये वाली डिसकॉन्टिन्यूटी बुलिन डिसकॉन्टिन्यूटी है। इस तरह से आप हर जगह डिसकॉन्टिन्यूटी पढ़ते जा रहे हो, ठीक है, हर जगह आपको डिसकॉन्टिन्यूटी मिलेगी। फिर आप क्या करते हो कि एक साथ ही मेजर डिसकॉन्टिन्यूटीज पढ़ लेते हो। क्यों? क्योंकि जब इन्होंने पूछा है सेस्मिक स्टडी से कैसे एक्सप्लेन होता है, तो वहाँ पे भी डिसकॉन्टिन्यूटी पे फोकस करती है सेस्मिक जो स्टडीज़ हैं, चाहे वो कोनार्ड डिसकॉन्टिन्यूटी हो या सेकंड ऑर्डर या मोहो, जो भी हैं सारी चीज़ें सेस्मिक स्टडी से आ जाती है। या फिर आप डायरेक्टली हेडिंग ही सेस्मिक डिसकॉन्टिन्यूटी प्रिपेयर करते हो, किस एरिया में कौन सी डिसकॉन्टिन्यूटी है, और ये सारे जो 4-5 तरह की हैं आपके उसमें रेडी हो गया। सिमिलरली जो और क्वेश्चंस पूछे हैं ये सब भी हम इसी में पढ़ लेते हैं। वापस आते हैं अपने पॉइंट पे। तो जब भी हम टॉपिक वाइज अनसॉल्व पीवाईक्यूज देखेंगे, उसका बेनिफिट ये है, एक तो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, ये हमारे लिए बेनिफिट है। दूसरा, जब हम कंटेंट बना रहे तो उसमें हेडिंग में पीवाईक्यूज की हेडिंग्स हम इंक्लूड कर देंगे, राइट। अब आपको एक इन जनरल आइडिया मैं दे देता हूँ, ट्रेडिशनल कंटेंट और प्रो कंटेंट में डिफरेंस क्या है। सिंपल सा टॉपिक उठाते हैं, अर्थक्वेक, एंड उसमें सारी हेडिंग कॉज इफेक्ट से लेके सेस्मोग्राफ तक हम कवर करेंगे, राइट। इंट्रोडक्शन हम देखना चाहेंगे, इंट्रोडक्शन क्या है। देन ये जो एनसीईआरटी की इमेजेस वगैरह हैं, एपिसेंटर वगैरह है, ठीक है। ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट है, तो पर्सपेक्टिव्स या थिंकर्स जो है, क्या क्या कॉन्सेप्ट लगते हैं, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट और प्लेट टेक्टोनिक से एक्सप्लेन की जा सकती है। स्पेशल एनालिसिस, एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। स्पेशल एनालिसिस जियोलॉजी में इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जो जीआईएस है उससे डायरेक्टली इसको हम पढ़ते हैं। देन पॉसिबिलिज्म, उसके बाद मैन इन्वायरमेंट इंटरेक्शन। इतने पर्सपेक्टिव या थिंकर्स व्यूज़ हैं। इसके बाद कॉजेज़ की जब हम बात करते हैं तो टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट, सबडक्शन, ये सारी बातें हम कर लेते हैं, ये कॉजेज़ हो गया। प्लेट टेक्टोनिक से अर्थक्वेक कैसे रिलेटेड है ये हम बात करेंगे। प्लेट थ्योरी एक्सप्लेन कैसे करती है अर्थक्वेक को, वो हम बात कर लेंगे। आरआईएस से रिलेटेड
कैसे है वो हम बात कर लेंगे, उसमें भी जो केस स्टडी है या एग्जाम्पल है, मॉनिटरिंग वगैरह, ये सब हम पढ़ लेंगे। देन सेस्मिक जोन्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है वर्ल्ड वाइड हम देखेंगे। देन सेस्मिक जोन क्लासिफिकेशन वगैरह हम जब देखेंगे वो चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। देन अर्थक्वेक बेल्ट, इंडिया में सेस्मिक जोन्स कैसे काम करते हैं, ये सारी चीज़ें। देन इंटेंसिटी एंड मैग्नीट्यूड, बेसिकली ऑल इन ऑल जितनी भी पॉसिबल चीज़ें हैं इससे रिलेटेड, इंक्लूडिंग PYQs, ये सारा हम एक साथ पढ़ना चाहेंगे, तब हम सिलेबस को आंसर कर पाएंगे। सेस्मोग्राफ जब हम पढ़ रहे हैं तो एक बहुत बेसिक उसका डायग्राम जो कि एग्ज़ाम में बना सकें वो हमारे पास होना चाहिए। उसमें हम क्या करेंगे, मान लो सेस्मोग्राफ पे क्वेश्चन आ गया तो इंट्रोडक्शन होता क्या है, कंपोनेंट क्या होते हैं, इनको आप एक एक करके बताते होगे। सेंसर होता है, इसमें रिकॉर्डिंग डिवाइस है, टाइमिंग, पावर, ये सारी चीज़ें। देन फंक्शनैलिटी की बात करते हो, बेसिक प्रिंसिपल, ये क्या है, हम टॉपिक को माइक्रो हेडिंग्स में डिवाइड कर देते हैं। हम ट्राई करेंगे कि किसी टॉपिक में ये हेडिंग इन जनरल हो, इंट्रोडक्शन, बैकग्राउंड या ओरिजिन, देन थ्योरी या फिर कोर आइडिया, उसका कोर आइडिया क्या है, उसमें एजम्पशन हो सकती है, सेंट्रल आइडिया, एक्सप्लेनेशन एंड उससे रिलेटेड। जैसे अभी हमने सेस्मोग्राफ देखा तो उसमें थ्योरी तो है नहीं, तो आप उसका सेंट्रल आइडिया देखोगे होता क्या है, एक्सप्लेनेशन, इमेज, उसके कंपोनेंट के डायग्राम वगैरह। क्रिटिसिज्म क्या है या डीमेरिट, मेरिट, एप्लीकेबिलिटी कहाँ है, कहाँ एप्लीकेबिलिटी नहीं है, इवैल्यूएशन, कंक्लूजन। तो इतनी हेडिंग्स में हम एक टॉपिक को प्रिपेयर अगर करते हैं तो डेफिनेटली दूसरों से तो बेटर कर जाएंगे। अब हम बात करते हैं वन लाइनर डे 1 टू डे 0। ये आपको इनिशियली प्रिपेयर कर लेना चाहिए, किस तरह से आप तैयार करोगे उसकी बात करते हैं। मान लो सिलेबस में लिखा है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी, ये वाला टॉपिक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, डायरेक्टली ये थ्योरीज पढ़ने निकल जाते हैं कि फंडामेंटल कॉन्सेप्ट 1, ये यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म वाला हो गया, ये डिटेल में हम पढ़ने चले जाते हैं। देन फंडामेंटल कॉन्सेप्ट 2, ये सारे क्वेश्चंस पे, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, इस पे क्वेश्चन भी पूछा है। बट हमें क्या करना चाहिए इनिशियली, उसके पहले एज वन लाइनर्स बेसिक कॉन्सेप्ट या कंट्रोलिंग फैक्टर्स एज वन लाइनर्स या एक एक दो दो पॉइंट में लर्न कर लेने चाहिए। जैसे जियोमॉर्फिक, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर एक प्रोसेस है, एक फैक्टर है, जियोमॉर्फिक प्रोसेस एक फैक्टर है, क्लाइमेट एक फैक्टर है, टाइम एनर्जी फैक्टर है, देन इसके बाद बायोटिक कंपोनेंट, टोपोग्राफी या रिलीफ एक फैक्टर है। जब हम बेसिस पढ़ लेते हैं कि मान लो जियोमॉर्फिक प्रोसेस क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होती है, इसमें हम बात क्या करते हैं, तब आप थ्योरीज पढ़ने जाओ। ये नहीं कि स्टार्टिंग में डायरेक्टली हम WD थॉर्नबरी की थ्योरीज पढ़ने लगे। या फिर सपोज हमें ये टॉपिक पढ़ना है मॉर्फोलॉजी एंड इट्स रिलेशन टू स्ट्रक्चर एंड लिथोलॉजी, तो हम डायरेक्टली ये पढ़ने से पहले बेसिक कुछ टर्म्स जानना चाहेंगे कि मॉर्फोलॉजी होता क्या है, राइट, डेफिनेशन, स्टडी ऑफ शेप, फॉर्म एंड कन्फिग्रेशन ऑफ फीचर्स, स्ट्रक्चर क्या होता है, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर क्या होता है। उसके बाद आप इसमें डिटेलिंग पे आते हो हर टॉपिक का, ऐसे आपके पास शॉर्ट नोट फॉर्म में चीज़ें प्रिपेयर होनी चाहिए, बहुत शॉर्ट फॉर्म में, वन लाइनर्स। अगर आप कहो तो ये हम ब्लॉगिंग फॉर्मेट में डाल सकते हैं, डिपेंड करेगा कितने कमेंट्स। इसमें मैं बस डेफिनेशन बेस्ड डालूंगा, टॉपिक की मीनिंग, एक एग्जाम्पल। अब शॉर्ट वीडियोज़ की बात करते हैं। जियोलॉजी पे आज तक हम लोग कंप्लीट वीडियोस, लॉन्ग वीडियोस इन फॉर्म ऑफ कंटेंट पढ़ाते आए हैं, जिस पे व्यूज़ नहीं आते ऑब्वियसली यूट्यूब एल्गोरिथम की वजह से। इस वीडियो पे भी बहुत ज़्यादा व्यूज़ नहीं आएंगे, तो व्हाट वी आर थिंकिंग कि शॉर्ट फॉर्म में लेस देन 2 से 3 मिनट जियोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन करें, जिसमें आप इजीली 10 से 15 घंटे में पूरी जियोलॉजी ख़त्म कर जाओ। अगर दिस थिंग यू फाइंड ओके तो कमेंट सेक्शन में लिखो शॉर्ट वीडियोस, एंड वन लाइनर के लिए कमेंट सेक्शन में आप लिखो कि वन लाइनर्स, तो हम उस पर बात करेंगे। डिटेल्ड कंटेंट, ट्रेडिशनल कंटेंट की बात कर चुके हैं। KM मांगर, अब ये वापस से एक्सप्लेन करने की नीड है नहीं कि ये यूजलेस क्यों है। एक पॉइंट और है जिस पे मुझे बात करनी है, स्पेस मैनेजमेंट। तो जब भी हम नोट्स बनाते हैं तो हमेशा, मान लो A4 पेपर ऐसे है, तो ऐसा नहीं कि यहाँ से लिखना शुरू कर दे, ऐसे नहीं। आप क्या करोगे, इस तरह से थोड़ा स्पेस रखोगे ताकि बाद में ऐड करने के लिए मान लो कोई पॉइंट रह गया तो यहाँ पे हम एडिट या ऐड या एंटर कर सकें, राइट, इस तरह से होना चाहिए। उससे आपको एक तो मॉडल आंसर UPSC के डायमेंशन में लिखने की आदत पड़ेगी कि एक्चुअल में हमें आता कितना भी हो, बट अगर जियो सिंक्लाइन पे 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा है तो हम इतना ही लिख सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं लिख सकते। और मल्टीपल हेडिंग्स कैसे आंसर करनी है इन शॉर्ट, वो भी आ जाएगा। ये कॉन्सेप्ट दिया किसने, डेफिनेशन क्या होती है, इसमें डेवलपमेंट कैसे हुआ, आपने फिगर बनाया, देन स्टेजेस। देखो बुक में कितना लिखा है, स्टेजेस में हम क्या बताते हैं कि लिथोजेनेसिस, ओरियोजेनेसिस एंड ग्लिप्टोजेनेसिस, बस ये 2 स्टेजेस हमने बता दी। और यहाँ पर हमने ये टर्म्स जो कि जर्मन टर्म्स हैं उनको अगर एक्सप्लेन कर दिया तो ये आपको एड ऑन मार्क्स दिला देंगे।
ये एंड में एवेल्यूशन। 10 नंबर में इतना ही लिख सकते हैं। तो स्पेस मैनेजमेंट आपके जो हैंड रिटन नोट्स हैं या आंसर राइटिंग है वहाँ पे काम आएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जियोलॉजी में हम बात करेंगे कि 15 साल वर्सेस 45 ईयर्स के PYQs का क्या रोल है। सिनॉप्सिस आईएएस पर जियोलॉजी फॉरेस्ट्री में हमने बहुत रिजल्ट्स दिए हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इनमें से कोर्सेज कंसिडर कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।